इंडिया सुपरफास्ट। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। खबरों की शुरुआत असम के साथ करेंगे, जहां विधानसभा से यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी बिल पास हो गया है। उत्तराखंड और गुजरात के बाद अब असम ये कानून लाने वाला तीसरा राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ने सत्र के आखिरी दिन इस बिल को मंजूरी दिलाई, जबकि विपक्ष ने इसे सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने भारी हंगामे के बीच इसे पास करा लिया। इस कानून के लागू होते ही राज्य में शादी, तलाक, लिव इन और जमीन जायदाद के नियम पूरी तरीके से बदल जाएंगे। सरकार का कहना है इस कानून का मकसद सभी नागरिकों के लिए एक जैसा नियम बनाना है। हालांकि असम के आदिवासियों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया ताकि उनकी संस्कृति बची रहे। नए बिल में एक से ज्यादा शादी यानी बहुविवाह पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। इसके अलावा पुरुषों के लिए शादी की उम्र 21 साल और महिलाओं के लिए 18 साल तय की गई है। ये जो यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये बहुत जरूरत था। हमारे सरकार ने पिछली विधानसभा का अंतिम चरण में हमारे मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने वादा किया था कि नया गवर्नमेंट आने से फर्स्ट सेशन में ही हमारा यूसीसी लागू किया जाएगा और जनताओं को जो प्रतिश्रुति दिए थे उस प्रतिश्रुति को आज साकार रूप हमें सभी लोग प्रदान किए हैं। यूसीसी आज हमारे असेंबली में पास किया हुआ है। तो इसीलिए मेरा लगता है कि समाज बदल रहा है। समाज यूसीसी को वेलकम किया है। 40% मुसलमान होने का बावजूद हम असम में कोई विरोध का सामना नहीं कर रहा हूँ। हालांकि मेरा लगता था इनिशियली कुछ विरोध होगा, लेकिन वो विरोध कांग्रेस ही करता है, समाज नहीं करते हैं। वहीं पटना में स्थित जेडीयू कार्यालय में पार्टी की ओर से आयोजित जनता दरबार में हैरान करने वाली तस्वीर नजर आई। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार से मिलने के लिए आरजेडी के विधायक नरेंद्र सिंह उर्फ बोगो सिंह पहुंच गए। बोगो सिंह अपनी समस्या लेकर पहुंचे थे। निशांत से मिलकर उन्होंने अपनी बात रखी। आपको बताते चले कि बोगो सिंह बेगूसराय की मटिहानी विधानसभा सीट से विधायक हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर मिलने गए थे। हमारे यहाँ 6 बेड के अस्पताल में डॉक्टर की समस्या है। वहीं तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री जोसेफ विजय अपनी कुर्सी संभालने के बाद आज पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने दिल्ली पहुंचे। इस मुलाकात में उन्होंने प्रधानमंत्री से तमिलनाडु की उन मांगों को लेकर बात की जो केंद्र सरकार के सामने काफी लंबे समय से पेंडिंग है। विजय तमिलनाडु के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर दिल्ली पहुंचे हैं। विजय ने पीएम मोदी से तमिलनाडु से जुड़े कई अहम मुद्दों पर बात की। इसमें सबसे खास था तमिलनाडु में सरकारी इवेंट्स में वंदे मातरम की बजाय राज्य गीत तमिल थाई सबसे पहले गाने की अनुमति मांगना। इसके साथ ही विजय ने कहा कि डीआरडीओ में एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम्स पर स्टडी चल रही है। उन्होंने पीएम मोदी से सीएबीएस को तमिलनाडु में स्थापित करने का अनुरोध किया। विजय ने मेकेदातु मुद्दे को उठाया, जो कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी जल से बंटवारे से जुड़ा विवाद है। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर से जेल से राहत मिल गई है। हरियाणा सरकार ने राम रहीम की 30 दिनों की पैरोल मंजूर कर ली। इसके बाद
आज वो रोहतक के सुनारिया जेल से बाहर आ गए। आपको बताते चले कि साल 2017 से बलात्कार और हत्या के गंभीर मामलों में सजा काट रहे राम रहीम को अब तक की 16वीं बार पैरोल मिली है। हरियाणा सरकार द्वारा 30 दिनों के पैरोल मंजूर किए जाने के बाद जेल से बाहर कदम रखते ही राम रहीम को पंजाब और हरियाणा पुलिस ने अपनी कस्टडी और भारी सुरक्षा घेरे में लिया। स्थानीय कानून व्यवस्था और समर्थकों की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस के एक बड़े काफिले के साथ उन्हें सीधे सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा मुख्यालय पहुंचाया गया। और देखिए राम रहीम को कब पैरोल मिली। 24 घंटे की पैरोल एक बार फिर अक्टूबर 2020 को सबसे पहले मिली थी। इसके बाद 12 घंटे की पैरोल 21 मई 2021 को मिली थी। राम रहीम को बार बार पैरोल मिली। 7 फरवरी 2022 21 दिन की पैरोल यहां भी राम रहीम को मिली। 17 जून 2022 जब 30 दिन की पैरोल राम रहीम को मिली थी। इसके अलावा 14 अक्टूबर 2022 40 दिन की पैरोल पर बाहर आए थे राम रहीम। 21 जनवरी 2023 को फिर से 40 दिन की पैरोल पर बाहर आए। तो बार बार राम रहीम जेल में पिकनिक मनाने जाते हैं शायद। 30 दिन की पैरोल मिली 20 जुलाई 2023 को। 21 नवंबर 2023 को 21 दिन की पैरोल पर राम रहीम को पैरोल मिली। 19 जनवरी 2024 को 50 दिन की पैरोल पर राम रहीम बाहर आए। 13 अगस्त 2024 21 दिन की पैरोल राम रहीम को मिली। 2 अक्टूबर 2024 20 दिन की पैरोल पर राम रहीम बाहर आए। 28 जनवरी 2025 जब 30 दिन की पैरोल मिली राम रहीम को। इसके अलावा 9 अप्रैल को 2025 में ही 21 दिन की पैरोल मिली। 5 अगस्त 2025 को भी 40 दिन की पैरोल राम रहीम को मिली। 3 जनवरी 2026 40 दिन की पैरोल बाबा राम रहीम को मिली। और अब देखिए 26 मई 2026 की वो तारीख जब फिर से 30 दिन की पैरोल पर राम रहीम जेल से बाहर। और ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या राम रहीम के लिए जेल पिकनिक स्पॉट हॉलिडे रिजॉर्ट बन चुका है। ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में एसआईटी ने आरोपी पति समर्थ सिंह को आज भोपाल कोर्ट में पेश किया। यहां कोर्ट ने 29 मई तक सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। इसके बाद सीबीआई की टीम समर्थ को लेकर उसके घर पहुंची है। इसके अलावा एमपी हाई कोर्ट में रिटायर्ड जज और सास गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द करने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला रिजर्व रखा है। इसके साथ ही सीबीआई को भी मामले में पक्षकार बनाया गया है। बताते चले 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स में ट्विशा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। ससुराल पक्ष से आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके पक्ष ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। एक तरीके से क्योंकि लोग भी इतने ज्यादा इन्वॉल्व थे, शासन की तरफ से भी तुषार मेहता साहब जी थे, सॉलिसिटर जनरल थे, हमारी तरफ से भी 2-3 लोग थे, उनकी तरफ से भी बहुत हुई। तो जज साहब ने बहुत ही पेशेंट हियरिंग दी और दोनों पक्षों को बहुत ही अच्छे से सुना, बहुत ही डिटेल तरीके से सुना, एक एक दस्तावेज का परिलक्षण किया है उन्होंने और उसके बाद ही जजमेंट को रिजर्व पे रखा हुआ है। वहीं केरलम के पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के समर्थकों ने प्रवर्तन निदेशालय की टीम पर अटैक किया। ईडी की 12 सदस्यीय टीम सुबह 7 बजे तिरुवनंतपुरम के बेकरी जंक्शन स्थित विजयन के घर समेत 10 ठिकानों पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रेड करने पहुंची थी। रेड के दौरान विजयन और उनका परिवार घर में मौजूद था। रेड की खबर फैलते ही विजयन के समर्थक उनके घर के बाहर जुटने लगे। दोपहर करीब 2 बजे टीम बाहर निकली तो सीपीआई कार्यकर्ताओं ने घेर लिया। भीड़ ने अधिकारियों की गाड़ियों पर पत्थर और बोतलें फेंकी, कारों के शीशे तोड़ दिए। इसके साथ ही लाठी से भी हमला किया। ईडी की रेड पर पिनराई विजयन का बयान सामने आया है।
उन्होंने कहा कि काफी समय से ईडी मेरे घर की तलाशी लेना चाहती थी। मुझे लगता है इस तलाशी से कुछ लोगों को बेहद संतुष्टि मिलेगी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला हुआ है। कैबिनेट के इस फैसले से राशन लेने वाले 80 करोड़ परिवारों पर सीधा असर पड़ेगा। सरकार ने इसके लिए सार्थक पीडीएस योजना शुरू की है। इस पूरी योजना पर करीब 25,530 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद अश्विनी वैष्णव ने बताया कि देश में 80 करोड़ लोगों को राशन मुहैया करवाने का कार्यक्रम चल रहा है। इस सार्थक पीडीएस स्कीम में 3 बदलाव किए गए हैं। इनमें राज्य सरकार को मदद देने की बात, साथ ही टेक्नोलॉजी की मदद लेने की बात और एआई के तहत अब पीडीएस लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि राज्य सरकारों को भारतीय खाद्य निगम के बड़े गोदामों से अनाज को अलग अलग जिलों, ब्लॉकों और आखिरी में राशन की दुकानों तक पहुंचाने में पैसों की दिक्कत आ रही थी। अब केंद्र सरकार राज्यों को आर्थिक मदद देगी। और होल ऑफ द नेशन अप्रोच के लिए पीएम साहब ने कहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां भी जैसी है, वो भी उस पर्सपेक्टिव को भी ध्यान में रखा गया है और मेजर्स हर एक डिपार्टमेंट को, हर एक सेक्टर को अपने अपने मेजर्स लेने के लिए कहा गया है। ओवरऑल सभी अपने अपने प्रयास करें जिससे कि पब्लिक के बारे में, जनता के बारे में जो भी सुविधाएं हो सके वो सुविधाएं हो। टाइमिंग्स हो या स्पेसिफिक मेजर्स हो, हर एक डिपार्टमेंट अपने अपने मेजर्स ले। सांसद पप्पू यादव ने बिहार की कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार को घेरा है। बेगूसराय की छात्रा के साथ कथित छेड़खानी और अपहरण प्रयास की घटना पर उन्होंने कहा कि बिहार में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। पप्पू यादव ने होटल कारोबार, ड्रग माफिया और प्रशासन की मिलीभगत का आरोप भी लगाया। इसके साथ ही उन्होंने नीट पेपर लीक, महंगाई, बेरोजगारी और चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरा, निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। पप्पू यादव ने कहा, पटना समेत कई शहरों के होटल में गलत गतिविधियां चल रही हैं। साथ ही रसूखदार लोगों के बच्चे यहां पार्टी करने आते हैं। प्रशासन इस पर मौन है। उन्होंने होटल कारोबार, ड्रग माफिया और प्रशासन के बीच मिलीभगत का आरोप भी लगाया है। नेपाल में पेट्रोल डीजल की कीमतें भारत से 35 से 50 रुपए ज्यादा होने का असर यूपी नेपाल बॉर्डर पर दिखने लगा है। सीमा से सटे कई जिलों में पेट्रोल पंप सूख चुके हैं। जहां तेल उपलब्ध है वहां लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। किसानों से लेकर ट्रांसपोर्ट सेक्टर तक संकट गहराता जा रहा है। बॉर्डर से सटे उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में इन दिनों पेट्रोल और डीजल का संकट लगातार गहरा रहा है। करीब 580 किलोमीटर लंबी सीमाई इलाकों में हालत ऐसे हैं कि लगभग 60% पेट्रोल पंप बंद पड़े हैं, जबकि बाकी पंपों पर भारी भीड़ उमड़ रही है। तो देखिए, मिडिल ईस्ट में संकट के बीच जहां एक तरफ देश में पेट्रोल पंप के दाम में इजाफा देखने को मिल रहा है, वहीं पड़ोसी देश नेपाल की हालत और अधिक गंभीर है। वहां पर पेट्रोल के कीमतों में भारत की तुलना में ज़्यादा इजाफा किया गया है और जो सीमावर्ती जिले हैं, नेपाल की सीमा जिन उत्तर प्रदेश के जिलों से लगती है, वहां पर इसका प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। तमाम जिलों से तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर पेट्रोल पंप सूखे हुए हैं। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता की कमी जो है वो देखने को मिल रही है। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर से ऐसे ट्रांसपोर्ट से जुड़े बिजनेसमैन को भारी नुकसान की आशंका है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और न केवल दाम बढ़ रहे हैं बल्कि कई जगह पेट्रोल डीजल की किल्लत की समस्या भी देखने को मिल रही है। पेट्रोल पंप ड्राई होने की वजह से लोगों के हाथ निराशा लग रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं कि लोग किस तरीके से पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराने पहुंच रहे हैं, लेकिन ड्राई की स्थिति होने की वजह से पेट्रोल नहीं मिल पा रहा, डीजल नहीं मिल पा रहा। उत्तर प्रदेश एटीएस ने सहारनपुर से 4 संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया। इन पर पाकिस्तानी गैंगस्टर और विदेशी हैंडलर से जुड़े होने का आरोप है। जांच में संवेदनशील स्थानों की रेकी, युवाओं को भड़काने और देश विरोधी गतिविधियों की साजिश रचने के संकेत मिले हैं। यूपी एटीएस ने पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भाटी के स्लीपर सेल से जुड़े 4 युवकों को सहारनपुर निवासी महकाब, शाहरुख, गगनदीप उर्फ गुरी सिंह और मुशर्रफ को सहारनपुर से गिरफ्तार किया। शाहरुख पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के संपर्क में थे। उसके इशारे पर संवेदनशील जगहों की रेकी करने के लिए
साथ देश विरोधी गतिविधियों में युवाओं को शामिल कर रहे थे। एडीजी कानून व्यवस्था एवं एसटीएफ अमिताभ यश ने बताया कि ये मॉड्यूल के बारे में एटीएस और एसटीएफ ने संयुक्त रूप से जांच की थी, जिसमें चारों की संलिप्तता पाकिस्तानी गैंगस्टर्स के अलावा आईएसआई के साथ हैंडलर्स के साथ होने के प्रमाण भी मिले हैं। चारों सोशल मीडिया और वीडियो कॉलिंग के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर्स के कांटेक्ट में थे। तो देखिए, यूपी एटीएस ने एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई करते हुए सफलता हासिल की है। बताते चले आपको कि 4 स्लीपर सेल गिरफ्तार किए गए हैं जो आईएसआई हैंडलर्स के संपर्क में थे और शहजाद भाटी से भी इनके तार जो हैं वो जुड़ते नजर आ रहे हैं। इनसे पूछताछ में एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश हो सकता है। बड़ी आतंकवादी गतिविधि को अंजाम देने की फिराक में पाकिस्तान में बैठे इनके आका, जिनके ये कांटेक्ट में थे, एटीएस लगातार एक्शन में नजर आ रही है। जगह जगह से गिरफ्तारियों का सिलसिला जो है वो देखने को मिल रहा है। कश्मीर से लेकर गुजरात और गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक इसके तार जो हैं वो नजर आ रहे हैं। 4 अभियुक्त महकाम निवासी सहारनपुर, गगनदीप उर्फ गुरी सिंह निवासी मुजफ्फरनगर, शाहरुख निवासी सहारनपुर तथा मुशर्रफ निवासी हरिद्वार को सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के निर्देश पर पाकिस्तानी गैंगस्टर सज्जाद भट्टी एवं आबिद जट द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारतीय युवाओं को भ्रमित कर तथा आर्थिक लाभ का प्रलोभन देकर एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत उन्हें कट्टरपंथ की ओर प्रेरित किया जा रहा है। साथ ही स्लीपर सेल तैयार कर देश में आतंकवादी एवं विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए उकसाया जा रहा था। एटीएस एवं एसटीएफ उत्तर प्रदेश द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई, जिसमें प्रदेश भर में संदिग्ध व्यक्तियों को चिन्हित कर खंगाला गया। जांच के दौरान प्राप्त तथ्यों के आधार पर एटीएस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की गई। प्रारंभिक पूछताछ में ज्ञात हुआ कि अभियुक्त सोशल मीडिया एवं वीडियो कॉलिंग के माध्यम से पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे तथा उन्हें संवेदनशील स्थलों, अस्पतालों एवं अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्यों के रेकी करने, अधिक युवाओं को अपने साथ जोड़ने तथा आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने हेतु प्रेरित किया जा रहा है।